हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 345वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए। बिना स्किप किए क्यों? क्योंकि यदि आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ छूट जाएगा, फिर आप कमेंट में पूछेंगे। तो वैसे मैं आपको कमेंट में डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को यदि पूरा एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये प्रश्न अवश्य ही समझ में आएंगे, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यदि फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप अवश्य ही पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डागुर बानी के कलावंत थे। डागुर बानी के कलावंत थे ब्रजचंद्र जी। ब्रजचंद्र जी को डागुर बानी का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, षड्जग्राम की कितनी मूर्छनाएं हैं? षड्जग्राम की मूर्छनाओं की संख्या है 7। 7 मूर्छनाएं होती हैं षड्जग्राम में। तीसरा प्रश्न है, चंचल प्रकृति में आसावरी थाट का जन्य राग है। चंचल प्रकृति में आसावरी थाट का जन्य राग है दरबारी राग। दरबारी राग जो है ये चंचल प्रकृति का आसावरी थाट का जन्य राग है। चौथा प्रश्न है, मालकौंस के समान कर्नाटक संगीत में है। मालकौंस के समान कर्नाटक संगीत में है हिंडोलम। जिस प्रकार हिंडोलम कर्नाटक संगीत में है उसी प्रकार मालकौंस जो है उत्तर भारतीय संगीत में है। पांचवा प्रश्न है, भूपाली के समान कर्नाटक संगीत में है। भूपाली के समान कर्नाटक संगीत में है मोहनम। मालकौंस के समान हिंडोलम और भूपाली के समान मोहनम है। ठीक है। छठवां प्रश्न है, पूर्वी थाट के समान कर्नाटक संगीत का मेल है। पूर्वी थाट उत्तर भारतीय संगीत के 10 थाटों में से एक है पूर्वी थाट, तो इसके समान कर्नाटक संगीत का जो मेल है 72 मेलों में से एक मेल है कामवर्धिनी। कामवर्धिनी के जो स्वर हैं वो पूर्वी थाट के समान है। सातवां प्रश्न है, 5 मई 1901 में पलुस्कर जी के द्वारा गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 5 मई 1901 में पलुस्कर जी के द्वारा गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की गई थी लाहौर में, जो आज का पाकिस्तान है, उस समय हिंदुस्तान में ही था। तो 1901 में लाहौर में पलुस्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। आठवां प्रश्न है, गज से बजने वाला सारिकाओं से युक्त वितत वर्ग का वाद्य है। गज से बजने वाला और सारिकाओं से युक्त, यानी कि जिसमें पर्दे भी होते हैं, सारिकाएं भी होती हैं, तो इसको गज से भी बजाया जाता है और सारिका भी है इस वाद्य में, और ये वितत वर्ग का वाद्य है। चूंकि गज से बजाया जाता है इसलिए इसको वितत वर्ग के वाद्यों में रखा गया है। तो ये वाद्य है इसराज वाद्य। इस राज वाद्य को गज से बजाया जाता है और इस वाद्य में सारिकाएं भी होती हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न है, नख, कोण तथा गज तीनों से बजने वाला तत्वर्ग का वाद्य है। नख यानी कि नाखून, कोण तथा गज तीनों से बजने वाला तत्वाद्य है रबाब वाद्य। रबाब वाद्य तत्वाद्य है और इसको नाखून, कोण और गज तीनों की सहायता से बजाया जा सकता है। 10वां प्रश्न है, नख से बजने वाला सारिका विहीन तत्वाद्य है। नख से बजने वाला यानी कि नाखून से बजने वाला सारिका विहीन, सारिका जिसमें नहीं है, ऐसा तत्वाद्य है सुर श्रृंगार वाद्य। सुर श्रृंगार वाद्य को नख से बजाया जाता है और ये सारिका विहीन वाद्य है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, 4 ताल का प्रयोग किया जाता है। 4 ताल का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद के साथ। ध्रुपद गायन शैली के साथ 4 ताल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये खुले बोल की ताल है, पखावज की ताल है। ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है,
तानसेन जी संबंधित हैं? मियाँ तानसेन जी संबंधित हैं सेनिया घराने से और ग्वालियर घराने से। यदि ऑप्शन में आपको ग्वालियर घराना दे तो आप ग्वालियर टिक करेंगे, और यदि सेनिया और ग्वालियर दोनों दे तो आप सेनिया घराने को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेनिया घराने से इनका ज़्यादा संबंध है, बाद में इनका संबंध ग्वालियर घराने से भी हो जाता है। ठीक है, तो तानसेन जी का जो संबंध है मेनली सेनिया घराने से है और ग्वालियर घराने से भी है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, किस वेद से संगीत उत्पन्न हुआ है? तो संगीत उत्पन्न हुआ है सामवेद से। सामवेद में संगीत की ऋचाओं का उल्लेख है, इसलिए सामवेद जो है प्रथम वेद है संगीत से संबंधित वेदों में। इसके बाद 14वां प्रश्न है, किस जाति के राग 5 स्वरों में गाए जाते हैं? तो ये राग है औड़व जाति का राग। औड़व जाति के रागों में 5 स्वरों का प्रयोग होता है। यदि औड़व जाति का राग है तो आरोह में भी 5 और अवरोह में भी 5 स्वरों का प्रयोग होगा, और यदि षाड़व है तो 6 स्वरों का, संपूर्ण है तो 7 स्वरों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पूछा है कि किस जाति के राग में 5 स्वरों का प्रयोग होता है, यानी कि 5 स्वरों में गाए जाते हैं। तो औड़व जाति के राग जो है 5 स्वरों में गाए जाते हैं। 15वां प्रश्न है, आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या है? आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या है 320। शुद्ध मध्यम जो स्वर है उसकी आंदोलन संख्या 320 माना है आधुनिक ग्रंथकारों ने। इसके बाद 16वां प्रश्न है, तानपुरे को मिलाते हैं। तानपुरे को मिलाते हैं प सा सा स्वर से। इसमें पहला स्वर जो है ये मंद्र सप्तक का पंचम है, दूसरा और तीसरा जोड़ी का तार होता है। ये दोनों तार मध्य सप्तक के षड्ज स्वर से मिलाए जाते हैं, और चौथा तार मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर से मिलाया जाता है। पहले तार को आप पंचम, मध्यम या निषाद स्वर से भी मिला सकते हैं। ठीक है, निषाद स्वर से भी मिलाया जाता है कुछ रागों में। कुछ ऐसे राग हैं महत्वपूर्ण राग जिनमें निषाद स्वरों से भी तानपुरे के पहले तार को मिलाया जाता है, और पंचम या मध्यम स्वर से भी पहले तार को मिलाया जाता है। तो तानपुरे को मिलाते हैं पंचम षड्ज 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 स्वरों से, जिसमें पंचम पहला तार और आखिरी तार मंद्र सप्तक का होता है। 17वां प्रश्न है, प्राचीन काल में गंधार स्वर स्थापित था। प्राचीन काल में गंधार स्वर स्थापित था 9वीं श्रुति पर। 9वीं श्रुति पर प्राचीन काल में गंधार स्वर को स्थापित किया गया था। 18वां प्रश्न है, थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। थाट राग वर्गीकरण, ठीक है, थाट राग पूछा है, तो थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है भातखंडे जी को। भातखंडे जी ने थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार किया था। 19वां प्रश्न है, संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना हुई थी। संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना हुई थी 1650 में। 1650 में संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना अहोबल जी के द्वारा की गई थी। 20वां प्रश्न है, घनबड़ नगर का संबंध किस संगीतज्ञ से है। घनबड़, इसको धनबड़ भी लिखा जाता है, घनबड़, ठीक है, यहाँ आप घनबड़ पढ़िए। घनबड़ नगर का संबंध है अहोबल जी से। अहोबल जी से घनबड़ नगर का संबंध है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, और प्रतिदिन ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। आज ये 345वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 344 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन 344 वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए,
जिससे कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 346वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।